in such a way so that none of the objects occupy its original position. None of the objects occupy its original position. None of the objects occupy its original position. This can be done in n factorial upon 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial. इसलिए ऐसे n तक चलता रहेगा, n टाइम्स. लास्ट में 1 अपॉन n फैक्टोरियल आ जाएगा. -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. लास्ट वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो n पे डिपेंड करेगा. तो डीअरेंजमेंट थ्योरम है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सच ए वे दैट नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल. इस तरीके से होता है ये. डीअरेंजमेंट बोलते हैं. डीअरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एबीसी है. अच्छा, एबीसी के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होते हैं, कौन बताएगा? एबीसी के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? अरेंजमेंट बोल रहा हूं. 6. एबीसी के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 6. 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर एबीसी विल बी 6. तो टोटल नंबर ऑफ एबीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएंगे. इसको अरेंजमेंट बोलते हैं. अरेंजमेंट में बहुत सारे अपनी सेम पोजीशन पे रहते हैं. जैसे एक ही पोजीशन फर्स्ट है तो इसके टोटल अरेंजमेंट एक तो एबीसी हो गया, एक एसीबी हो जाएगा, एक बीएसी हो गया, एक बीसीए हो जाएगा, एक सीएबी हो गया, एक सीबी हो जाएगा. तो टोटल 6 अरेंजमेंट हो गए जिसमें एबीसी है, एसीबी है, बीएसी है, सीएबी है और सीबीए है. तो आप बताएंगे कितने अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसमें कोई भी पोजीशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है. ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितने वेज हैं, कितने वेज हैं? डीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सच ए वे दैट द नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन. कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा. वैसे एबीसी के अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होते हैं 6. इन 6 में से डीअरेंजमेंट कितने हैं? डीअरेंजमेंट का मतलब हो गया कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा. ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन ए की 1 है, बी की ओरिजिनल पोजीशन सेकंड है और सी की ओरिजिनल पोजीशन थर्ड है. तो कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है. ऐसा कितनों में हो रहा है उतने ही इसके डीअरेंजमेंट होंगे. तो बताइए कौन कौन सा है जिसमें कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है? तो 2 ही है. हाँ, 2 ही है. एक तो ये है बीसीए और सीएबी. तो नहीं, बीएससी में तो सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है. बीएससी नहीं होगा, बीसीए. ये हो गया और कौन सा हो गया? सीएबी. एक सीएबी हो गया. ये सीएबी और बीसीए 2 ही है. तो डीअरेंजमेंट इसके वेज हैं वो 2 ही हैं. डीअरेंजमेंट के तरीके यहाँ पे 2 ही हैं. डीअरेंजमेंट टोटल 2 वेज में ही हो रहा है.
एबीसी का जो डी अरेंजमेंट है वो केवल 2 वेज में ही हो रहा है, और टोटल अरेंजमेंट देखें तो 6 वेज है। टोटल अरेंजमेंट एबीसी के 6 वेज में हो रहा है, लेकिन डी अरेंजमेंट देखें तो 2 वेज में ही हो रहा है। अरेंजमेंट ऑफ द एबीसी इन 6 वेज बट डी अरेंजमेंट इन 2 वेज। डी अरेंजमेंट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होगा, सब अलग अलग पोजीशन पे होने चाहिए, तो वो केवल 2 ही तरीके से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। अब समझ में आया डी अरेंजमेंट किसको कहेंगे? डी अरेंजमेंट समझ में आ गया? ये मैंने आपको समझाया है डी अरेंजमेंट कहते किसे हैं। यहाँ तो चलो आपने काउंट कर लिया, क्योंकि वो केवल 3 ऑब्जेक्ट थे, ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। यहाँ तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। क्या आंसर समझ में आ गया? डी अरेंजमेंट के तरीके 2 वेज ही हैं। कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला और डी अरेंजमेंट का मतलब। यहाँ पे एबीसी का डी अरेंजमेंट 2 ही तरीके से हो रहा है। एबीसी में तो सब अपनी पोजीशन पे है ही, सेकंड वाले में ए अपनी पोजीशन पे है, यहाँ पे सी अपनी पोजीशन पे है। केवल 2 ही ऐसे तरीके हैं जिसमें एबीसी में कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ए की फर्स्ट पोजीशन, बी की सेकंड और सी की थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए बीसीए और सीएबी में कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, तो केवल डी अरेंजमेंट 2 ही तरीके से हुआ है। वो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यहाँ तो आपने मैनुअली चेक कर लिया क्योंकि केवल 3 ही ऑब्जेक्ट थे, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि ज्यादा होंगे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। और सॉरी, ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे तो आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। समझ में आ गया कृष्णा दलवानी? तो जैसे क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5 different objects, in how many ways 5 different objects can be rearranged so that none of them occupy its original position. So that none of them occupy its original position. तो यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो ये तो फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टोटल अरेंजमेंट तो 120 होता है। 5 फैक्टोरियल इज 120, वहां पे कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। So in this way you can check by the formula in how many ways you can rearrange 5 different objects so that none of them occupy its original position. तो formula है 5 factorial 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial। 5 तक ही जाएंगे अपन, 5 तक जाएंगे। आपको फॉर्मूला पता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। फोर 44 ही ऐसे वेज हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए 1 फैक्टोरियल और 1 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में आएगा 5 फैक्टोरियल 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल माइनस 1 by 5 फैक्टोरियल। बाहर 5 फैक्टोरियल है, अंदर एलसीएम 5 फैक्टोरियल ही आएगा। 2 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 into
4 इंटू 3, यहाँ आएगा 5 इंटू 4, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 44 वेज। वैसे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 5 फैक्टोरियल होता है 120, लेकिन डी अरेंजमेंट के तरीके 44 ही होते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट इज 44 ओनली। समझ में आ गया ये? नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 44 वेज ही होंगे। समझ आ गया क्या ये 44 वेज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसी में पार्ट 2 है। सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 2 लेटर्स आर प्लेस्ड at its original position। मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं था, ऑल आर डीअरेंज्ड, एंड सेकंड पार्ट एटलीस्ट 2 लेटर्स आर प्लेस्ड एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कम से कम 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, कम से कम 2। At least 2 are placed at its original position। एटलीस्ट 2 आर प्लेट्स इस ओरिजिनल पोजीशन का मतलब हो गया टोटल अरेंजमेंट
माइनस नन एट ओरिजिनल पोजीशन माइनस 1 लेटर एट ओरिजिनल पोजीशन। टोटल अरेंजमेंट में से एक भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है वो माइनस कर देंगे, और केवल एक लेटर ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग में कम से कम दो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होंगे ही ना। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख दिया, इसी का सेकंड पार्ट था, उसका ये सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं आया? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। एटलीस्ट 2 आर एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मतलब वो चाहता है कि वो अरेंजमेंट ही चाहिए जिसमें कम से कम 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो। कम से कम 2 मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि टोटल अरेंजमेंट में से एक भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होगा वो माइनस कर दो। और जो आपका जो 5 फैक्टोरियल का जो आंसर 120 आता है ना, इसमें डीअरेंजमेंट वाले भी तो आ गए, सारा आ गया। इसमें जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं वो सारा आ गया। जैसे हमने एक वो एबीसी का देखा था, एबीसी के 3 फैक्टोरियल के 6 अरेंजमेंट थे, उसी 6 में से 2 जो थे वो डीअरेंज वाले थे, तो वो उसमें काउंट हो गए ना 6 में। वैसे ही 5 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट है, इसी में जिसमें एक भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है वो माइनस कर दो, और केवल एक ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, बाकी सारे डीअरेंज है वो माइनस कर दो। तो रिमेनिंग में कम से कम 2 तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होंगे ही, क्योंकि आपने बाकी तो निकाल दिया। अब समझ आया? समझ आया तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। कि टोटल अरेंजमेंट है 120 5 फैक्टोरियल, उसमें से 44 ऐसे हैं जिसमें कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, ये तो हमने अभी निकाला ही था। टोटल वेज ऑफ डीअरेंजमेंट वो तो 44 थे, एक भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई थी हमने। और 1 लेटर एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो 5 में से कोई एक लेटर सिलेक्ट कर लो, उसको बोल दो कि भाई तू तो फिक्स रहे अपनी पोजीशन पे, बाकी जो 4 हैं उनको डीअरेंज कर दो। तो बाकी 4 को डीअरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 120 माइनस 44 5C15 होता है 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल एलसीएम आएगा 4 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 1। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है क्या? थर्टी वन ही ऐसे होंगे, केवल 31 ऐसे होंगे जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होंगे। 31 ऐसे होंगे, 31 ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होंगे। ये समझ आया? Sir, can you repeat? क्वेश्चन था एटलीस्ट 2 लेटर्स आर प्लेस्ड एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कम से कम 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होने चाहिए। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कितने तरीके से डीअरेंज कर सकते हैं। तो 5 ऑब्जेक्ट्स को डीअरेंज करने का तरीका 44 आया था। अब ये है कि कम से कम 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहना चाहिए,
तो मैंने सोचा कि टोटल अरेंजमेंट में से कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, -1 इज एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो माइनस कर देते हैं। बाकियों में 2 या 2 से ज्यादा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होंगे। तो टोटल अरेंजमेंट 120 होगा, उसमें से 44 ऐसे हैं जिसमें नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। और एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दो तो 5 में से एक सिलेक्ट कर लो, उसको अपनी पोजीशन पे फिक्स कर दो। बाकी 4 अपने आप को डीअरेंज कितने तरीके से करेंगे वो निकाल लो। तो टोटल हमारा आंसर आ गया 31 वेज, क्योंकि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा ओरिजिनल पोजीशन पे चाहिए। एटलीस्ट 2 आर एट ओरिजिनल पोजीशन, मतलब 2 हो या 3 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो, या 4 हो या 5 हो। तो जो जिसमें एक भी नहीं है वो माइनस करना है, और जिसमें केवल एक ही ओरिजिनल पोजीशन पे है वो माइनस करना है टोटल में से। बाकियों में तो फिर कम से कम 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होंगे ही। टोटल अरेंजमेंट 120 होता है, उसी में सारे डीअरेंजमेंट वाले और सारे अरेंजमेंट उसी में होते हैं। समझ में आया क्या बंसारी, देव, आर्ची? हाँ सर, आ गया ना। समझ में आया कृष्णा? हाँ सर आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं? टीपीसी कौन सा है? 13। टीपीसी 13 है सम ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन है find sum of all the numbers, find sum of all the numbers that can be formed using digits 1 2 3 4 5. Repetition is not allowed. To find sum of all the numbers that can be found using digits 1 2 3 4 5. कितने आप नंबर बना सकते हैं 1 2 3 4 5 से? 5 डिजिट। All the 5 digit numbers. Find all the 5 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5.
कितने नंबर बनेंगे? फाइंड ऑल दी 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। पहले आप मुझे नंबर्स बता दो, फिर सम तो मैं निकाल दूंगा उन सबका। 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 को लेके? 5 factorial 120. 120 नंबर्स बनेंगे, टोटल नंबर्स बनेंगे 120। This can fill in 5 ways, this can fill in 4 ways, 3 2 1, टोटल 120 नंबर्स बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। टोटल 120 नंबर्स बनेंगे विदाउट रिपीटेशन 5 डिजिट के। इनका सम कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ी बात है ये। इनका सम कैसे निकालेंगे? सर सबका सम एक ही तो आएगा। सम एक ही आएगा सबका? सबका एक ही आएगा, अलग अलग से। मतलब सम का मतलब ये है, एक नंबर ये बना, एक नंबर मान लीजिए ये बना, एक नंबर 5 1 हाँ 3 सर। 2, इनका एक ही आएगा। इनको सम करना है ना सबका। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल मतलब ऐसे सम कर। हाँ ऐसे सम करना। वही तो, फाइंड द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स, ऑल द 5 डिजिट नंबर्स। तो जितने भी 5 डिजिट नंबर बनेंगे वो 120 बनेंगे, उन 120 का सम करना है। ये जो 120 बन रहे हैं इनका सम करना है सबका, ये लास्ट में सम बताना है। ये जो 120 नंबर्स बनेंगे इनका लास्ट में सम बताना है। जैसे कि एक ये नंबर बना, एक ये बना, एक ये बना, ये सब 5 1 2 3 4 5 को लेके बन रहे हैं ना, तो इन सब का समेशन क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ द ऑल 5 डिजिट नंबर्स दोज आर फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 से जो 5 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं उनका समेशन बताना है। तो 120 नंबर्स बनेंगे तो ये 120 बार टाइम्स आपको टोटल सबको ऐड करना है। 120 नंबर्स है, इनको ऐड करना है आपको। तो ये वैसे तो बहुत भारी काम है, लेकिन आप इसको, यदि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो आप इसे कर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यदि आता है तो आप इसे कर सकते हैं। देखो पीएनसी क्या कहता है, अच्छा नंबर्स का एडिशन कैसे होता है? यूनिट प्लेस का नंबर एडिशन ऐसे ही होता है ना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 23 और 54 को ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करते हैं? आपने ऐड किया 4 और 3 7, ये है यूनिट प्लेस का नंबर, और 5 और 2 7 हो गया। तो 7 जो है वो 10th प्लेस का एडिशन है, इंटू 10 प्लस ये जो 7 है, या फिर आप इसको 8 ले लीजिए। तो यूनिट प्लेस का एडिशन 11 हो गया, और इसका एडिशन हो गया 5 और 2 7, बट 10th प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया ये समझ आया? इस तरीके से एडिशन करते हैं। 81 कैसे आया? 10th प्लेस पे नंबर होगा तो 10th प्लेस की डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको कैसे ऐड करेंगे? 325 और 6 7 8, इसको ऐड करने के लिए यूनिट प्लेस की डिजिट्स हो गई 13 इंटू 1 प्लस 7 और 2 9, 9 इंटू 10 प्लस 6 और 3 9 इंटू 100 प्लस पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हो गया 900 प्लस 90 प्लस 13, तो कितना आ गया? 900 90 13 1003। वैसे भी ऐड करेंगे तो 1003 आएगा ना, ये 3 हो गया, 0 ये 10। चाहे आप ऐसे ऐड करें या यूनिट प्लेस के डिजिट्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 10th प्लेस के डिजिट्स को ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 100 प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। डिजिट्स है 9, 6 प्लस 3 9, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड कर दें। एक ही बात है ना भाई, समझ आ गया? क्योंकि मैं ऐसे करूंगा फिर आप बोलोगे सर ये कैसे किया,
इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि मैं एडिशन ऐसे ही करने जा रहा हूँ। ये समझ आ रहा है? एडिशन वैसे भी आप करें तो वही आ रहा है, 8 + 3 11 और 5 2 7 और एक वहां से कैरी हो गया 8 81, दोनों सेम ही आंसर आ रहे हैं। ये समझ में आया? हाँ भाई, हाँ सर। ये समझ आ गया ना? एक ही बात है दोनों। सर नहीं समझ आया। क्या नहीं पता आया क्या सर। समझ में आया। बता कौन सी बात समझ में नहीं आई? एडिशन कर रहा हूं, यूनिट प्लेस के डिजिट्स ऐड कर लिए इनटू 1 प्लस 10th प्लेस के डिजिट्स ऐड कर लिए इनटू 10 प्लस 100th प्लेस के डिजिट्स ऐड कर लिए इनटू 100, सबको ऐड कर लो 1003। वैसे भी 1003 आ रहा है। 81 वाला यूनिट प्लेस के डिजिट्स का एडिशन 11 इनटू 1, 10th प्लेस के डिजिट्स का एडिशन 7 इनटू 10, ऐड कर लो 81, वैसे भी 81 ही आएगा। समझा? यस सर। समझ में आ गया ना? एडिशन ऐसे ही करते हैं। तो वो मैं यहाँ पे वही अप्लाई करने जा रहा हूँ। जो अब मैं 120 नंबर्स तो लिखने नहीं बैठूंगा, 120 नंबर्स लिख करके हम वैसे भी नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के करना है एडिशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम ऐसे लगाएंगे। आज संकेत नहीं आया क्या? समर्थ भी नहीं है, संकेत भी नहीं है। सर था तो सही। तो देखिए आगे हम इसको ऐसे ही एडिशन करेंगे। अच्छा, 1 2 3 4 5 पहले यूनिट प्लेस पे एडिशन कर लेते हैं। अच्छा, यूनिट प्लेस पे 5 को यदि मैं फिक्स कर दूंगा तो यूनिट प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा? यदि मैं 5 को फिक्स कर दूं तो रिमेनिंग अपने आप में 4 फैक्टोरियल नंबर बना सकते हैं। यदि हम 5 को फिक्स कर दें तो रिमेनिंग कितने बना सकते हैं? 5 को यदि हम फिक्स कर दें तो कितने नंबर बनेंगे जिसमें 5 जो है वो यूनिट प्लेस पे है? कितने नंबर सर बनेंगे? मैं अभी क्लास में ही था, लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी इसलिए निकल गया मीटिंग से। कितने नंबर्स बनेंगे जिसमें 5 यूनिट प्लेस पे होगा? कितने नंबर बनेंगे जिसमें 5 यूनिट प्लेस पे होगा? हमें यूनिट प्लेस के डिजिट्स ऐड करने हैं। 5 कितनी बार आएगा? 5 को फिक्स कर दीजिए, सबके सब जवाब दीजिए। 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स करूंगा तो कितने नंबर्स बनेंगे? 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स करूंगा तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे। तो 5 कितनी बार आएगा? 5 आएगा 4 फैक्टोरियल टाइम्स। ठीक है, 24 टाइम्स 5 आएगा। वैसे यदि मैं 4 को फिक्स कर दूं तो 4 से कितने बनेंगे? 5 के अलावा 4 को फिक्स करूंगा तो भी 4 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। वैसे यूनिट प्लेस पे 3 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। तो ऐसा यूनिट प्लेस पे 5 जो है वो भी 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा। वो एडिशन वैसे ही कर रहे हैं, यूनिट प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। तो 5 4 फैक्टोरियल टाइम्स, 4 भी 4 फैक्टोरियल टाइम्स, 3 भी 4 फैक्टोरियल टाइम्स, 2 भी 4 फैक्टोरियल टाइम्स और 1 भी 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा। ये है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे इसी को आप शॉर्ट में लिख दीजिए 4 फैक्टोरियल 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 24 टाइम्स 5 आएगा, 24 टाइम्स 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, 24 टाइम्स 3 आएगा यूनिट प्लेस पे, 24 टाइम्स 2 आएगा यूनिट प्लेस पे, 24 टाइम्स 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। कैसे चेक करेंगे? 1 को फिक्स कर दीजिए,
1 को फिक्स करके टोटल कितने नंबर बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 टाइम्स जो है वो 1 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो 24 5 आएगा, 24 टाइम्स 4 आएगा, 24 टाइम्स 3 आएगा, 24 टाइम्स 2 आएगा और 1 आएगा। समझ गए? अभी आते हैं 10th प्लेस पे, ये है यूनिट प्लेस। चलो ये तो यूनिट प्लेस हो गया, ये यूनिट प्लेस हो गया। अब आते हैं 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे भी आप 4 को फिक्स कर दो, 10th प्लेस पे आप 5 को फिक्स कर दो। 5 कितनी बार आएगा 10th प्लेस पे, मुझे बताइए 5 कितनी बार आएगा 10th प्लेस पे। 5 को फिक्स कर दो। अरे 5 को 10th प्लेस पे फिक्स कर दोगे तो बाकी तो चेंज कर सकते हैं ना 4 फैक्टोरियल वे में। 5 कितनी बार आएगा 10th प्लेस पे, रिप्लाई करके बताएं भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 5 कितनी बार आएगा 10th प्लेस पे? 4 फैक्टोरियल टाइम्स। वैसे ही सभी के सभी जो है वो 4 फैक्टोरियल टाइम्स ही आएंगे। तो ये एडिशन हो गया 10th प्लेस के डिजिट्स का। इंटू 10 भी करना पड़ेगा क्योंकि 10th प्लेस के डिजिट्स हैं। फिर उसके बाद में 100th प्लेस पे भी यही होगा, 4 फैक्टोरियल 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इंटू 100। 100th प्लेस के डिजिट्स जो है टोटल हैं 4 फैक्टोरियल 5 + 4 + 2 + 1 इंटू 100। ये 100th प्लेस के डिजिट्स का एडिशन है। उसके बाद में 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये आपका 4th प्लेस हो गया। 5th प्लेस में 10,000 इंटू 4 फैक्टोरियल, वही 5 + 4 + 3 + 2 + 1। मेरा सिंपल सा ऐसा यही कहना है कि हर एक प्लेस पे हर एक डिजिट 24 टाइम्स आएगा। हर एक प्लेस पे हर एक डिजिट 24 टाइम्स आएगा। तो हर एक प्लेस पे आपको 5 को 24 टाइम्स ऐड करना है, 4 को 24 टाइम्स ऐड करना है। तो मैंने कॉमन ले लिया 24 को तो, और 5 4 3 2 1 कर दिया। अभी इन सब में आप देखें तो 4 फैक्टोरियल 5 + 4 + 3 + 2 + 1 को तो आप कॉमन ले लीजिए इन सब में, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 10,000 + 1000 + 100 + 10 + 1। तो कितना डंडा आएगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 1 1 1 1 1। कितनी बार 1 आया, 5 टाइम्स 1। यस सर। तो दिस इज द एडिशन। फॉर्मूला भी बन गया, जितने डिजिट्स होंगे उतने 1 आएंगे। सम ऑफ द डिजिट्स एंड n डिजिट्स है तो n-1 का फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला भी मेरे हिसाब से आप बना सकते हैं इसको देख करके। सिंपल सी कहानी है कि हर एक प्लेस पे हर एक डिजिट जो है ना वो 4 फैक्टोरियल टाइम्स आ रहा है, चाहे वो 10th प्लेस हो चाहे वो 100th प्लेस हो। आपको पता करना है तो वहां पे आप एक डिजिट फिक्स कर दीजिए, बाकी चारों जो प्लेसेस है वो 4 फैक्टोरियल वे में फिल किए जा सकते हैं। तो उसको फिक्स करेंगे तो उसको फिक्स करने से 24 जो नंबर्स हैं वो बन सकते हैं। एक डिजिट को आप कहीं भी फिक्स कर दीजिए, उसको फिक्स करके 24 नंबर्स बन रहे हैं, इसका मतलब वो उस प्लेस पे वो डिजिट 24 टाइम्स आ रहा है। 24 मतलब 4 फैक्टोरियल टाइम्स आ रहा है। तो एडिशन अपन डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, यूनिट प्लेस का डिजिट 10th प्लेस का डिजिट सारे 10th प्लेस के जितने भी डिजिट्स हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, एडिशन ऑफ द डिजिट्स। और 100th प्लेस के जितने भी डिजिट्स का एडिशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 5 नंबर सेट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो में भी देख लेना, इसमें आपने एडिशन पहले मैंने करके बताया था कि किस तरीके से एडिशन हम करेंगे।
उसके हिसाब से हर एक डिजिट हर प्लेस पे कितनी बार आएगा, तो हर एक डिजिट हर प्लेस पे 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा। आप उसको फिक्स कर दीजिए, जैसे 10th प्लेस पे 5 को फिक्स करना है, 5 को फिक्स कर दोगे तो बाकी रिमेनिंग अपने आप को 4 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे। तो रिमेनिंग जो है वो 4 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे तो 24 नंबर्स बन सकते हैं, जिसमें 5 जो है वो सेकंड प्लेस पे है। तो सेकंड प्लेस पे 5 डिजिट कितनी बार आएगा, 24 टाइम्स आएगा। वैसे ही 4 भी 24 टाइम्स आएगा। वैसे ही मतलब सारे के सारे डिजिट जो होंगे वो 10th प्लेस पे 24 मतलब 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएंगे। तो 4 फैक्टोरियल को तो बाहर निकाल लिया, एडिशन कर लिया, डिजिट्स का एडिशन करना है। 5 into 4 फैक्टोरियल, ये देखो मैंने यहाँ यूनिट प्लेस का मैंने करके दिखाया है कि कैसे करते हैं। और इंटू 10 भी करते हैं, क्योंकि 10th प्लेस में इंटू 10 करते हैं। ऐसे ही 100th प्लेस और ये आंसर आ गया। तो इसको आप आंसर बताइए कितना आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा? अच्छा, ये समझ आ गया ना? हाँ सर। बाकी जिसके वीडियो में प्रॉब्लम थी वो ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। जैसे मैंने 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर दिया है। क्या आंसर है? टोटल आंसर क्या है? आंसर तो ये एडिशन आपने कर दिया, जितने भी नंबर्स बनेंगे उन सब का एडिशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ पीएनसी। आप चाहें तो किसी को बता भी सकते हैं कि पीएनसी की हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शकुंतला देवी पजल्स इसी से करती थी सारा काम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से। तो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। हाँ, यही आंसर है। अच्छा, फॉर्मूला भी बन गया। यदि मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी फाइंड सम ऑफ ऑल दी 5 डिजिट नंबर्स। ये मान लीजिए अभी अपन 6 डिजिट कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑल 6 डिजिट नंबर्स formed using digits 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिशन। इसका आंसर मुझे कोई बताएगा? पूरा सोल्व नहीं करना है, मुझे इस वे में बता देना। वैसे आप ये समझ गए होंगे तो आप इस वे में बता सकते हैं। फॉर्मूला ही एक तरीके से बन गया। फॉर्मूला ये है कि n-1 फैक्टोरियल सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, और फिर 1 1 1 1 n टाइम्स जितने डिजिट्स हैं। बट कंडीशन ये है कि डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स शुड नॉट कंटेन जीरो नहीं होना चाहिए। n digits should be different। should all different। तो ये यदि कंडीशन होगी ना तो फॉर्मूला ही बन गया। n-1 फैक्टोरियल सम ऑफ नंबर्स 1 1 1 n टाइम्स। जैसे यहाँ पे 5 है तो 1 1 1 5 टाइम्स आया, सम ऑफ डिजिट्स आ गया और 4 फैक्टोरियल आ गया। तो आपके सामने ही बनाया, बट आप मुझे फाइनल आंसर न दें, आप वैसे एक बार इसको सोल्व करें इसी मेथड से।
कि एक बार 6 को फिक्स करें कि 6 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, बताइए कितनी बार आएगा। बट ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो होता है तो थोड़ी सी हैंडलिंग अलग हो जाती है ना। आपको ही पता है कि जीरो होगा तो जीरो जो है वो लास्ट में नहीं आ सकता, तो वहां पे आप नहीं बोल सकते कि 5 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे, क्योंकि जीरो को फिर डील करना पड़ता है। यू हैव टू डील विद जीरो। तो डिजिट शुड नॉट कंटेन जीरो एंड डिजिट शुड ऑल डिफरेंट, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि कितने इनसे जो टोटल नंबर्स बनेंगे वो 6 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे, मतलब 720 नंबर्स बनेंगे। उन 720 नंबर्स का सम निकालने का कैपेसिटी है आपका, कितना कैपेबिलिटी है। तो ये जो फॉर्मूला है सर समर्थ बार समर्थ वेट कर रहा है, उसका मैसेज आया। अरे भाई वो 1 घंटा लेट ज्वाइन कर रहा है, क्या सीखेगा, फिर वीडियो ही देख लेगा ना। अब इतना लेट समझ में क्या आएगा बताओ तुम। नहीं, इसीलिए वो 5-10 मिनट की बात अलग है, लेकिन अब 1-1 घंटा में क्या समझ आएगा। करीबन 45 मिनट बाद ज्वाइन किया है, समझ कुछ नहीं आएगा तो बेटर है वीडियो ही देख लेगा। n digit should not contain 0 and अच्छा इसका आंसर 5 फैक्टोरियल और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एक बार आप करके भी देख लेना। और 1 1 1 जो है वो 6 बार आएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आएंगे। तो ये ऐसे होता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। चलो एक टीपीसी 30 हो गई ना, ये टीपीसी 14 है, फिर सर्कुलर परम्यूटेशन एक बचेगा, सर्कुलर परम्यूटेशन बचेगा। अच्छा जीरो भी होगा तो भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा क्या फिर हर एक केस में हैंडलिंग अलग अलग हो जाएगी, उसमें आपको जीरो का थोड़ा यूनिट प्लेस पे नहीं आए तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वहां पे यूनिट प्लेस सॉरी लास्ट में जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो उसको आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब है टीपीसी कौन सा है, 14। यस सर। टीपीसी 14 है, टीपीसी 14 है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन। अच्छा आप मॉड्यूल लगा रहे हैं ना, जेई वाला डिस्कशन होगा ट्यूसडे बोला था मैंने, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हाँ सर। मैंने उसमें बोला था ऑल 5 एक्सरसाइज का डिस्कशन, मैंने सैटरडे को ही बोला था कि ट्यूसडे हम वापस करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज 1 और 2, 1 तो शायद हो गया, 2 में हम काफी आगे चले गए थे, 2 में हम शायद 10-12 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो वो कर लेना। आगे है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल आइटम्स। नॉन आइडेंटिकल, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना। आइडेंटिकल होगा तो फिर तो एक ही बात हो जाएगी, उसमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें पहला आता है अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
अनइक्वल जीरो वाला डिस्कशन में करवा देंगे, वो काफी ऐसे तो क्या पीएनसी में हजारों केस होते हैं, वो उसमें शायद हमारा एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप ट्राई कर लेना, नहीं हो तो डिस्कशन में मैं बता दूंगा। उसमें सम ऑफ द नंबर्स करके अलग सेक्शन है एक्सरसाइज 1 में, तो उसी में से ही आप डिस्कशन के टाइम बोल देना तो मैं करवा दूंगा। अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार आप ट्राई कर लेना, क्या पता हो जाए आपसे, नहीं होगा तो फिर मैं उसमें एक्सरसाइज 1 में सम ऑफ द नंबर्स करके एक पूरा सेक्शन है, 4-5 क्वेश्चन है उसमें, तो ट्राई कर लेना, बता दूंगा मैं जो भी डाउट होगा। अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपने पास B1 B2 B3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और B1 और B2 में डिवाइड करना है, ये बंदे हैं, इनको बांटना है, तो कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कि इसको ऑब्जेक्ट B1 और B2 दे दो, B3 इसको दे दो, एक तरीका तो ये हो गया बांटने का, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसमें इसको 2 देना है और उसको 1 देना है, ऐसा है। B1 gets 2 objects and B2 gets 1 object, ठीक है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, ये अनइक्वल हो गया, ये अनइक्वल डिवीजन हो गया। B2 gets 1 object and B1 gets 2 objects, तो अनइक्वल हो गया, तो इक्वल तो नहीं है ना, अनइक्वल है, तो एक को 2 ऑब्जेक्ट देने और एक को 1 ऑब्जेक्ट देना, और आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पता भी लगेगा कि किसको क्या दिया है। तो ये काम करने का तरीका, इसको B1 और B3 दे दिया, उसको B2 ऑब्जेक्ट दे दिया, या फिर इसको B2 और B3 दे दिया और B1 इसको दे दिया। ये 3 वेज हैं, 3 वेज ऑफ डिवीजन, ये 3 वेज ऑफ डिवीजन। डिवीजन करने का ये 3 तरीका है, जिसमें 1-2 की ढेरी लगानी है और 1-1 की लगानी है। तो ये आपको और भी कोई तरीका समझ में आ रहा है? आपके पास ऑब्जेक्ट हैं B1 B2 B3 और 2 लोगों को बांटने हैं, नहीं अभी कंडीशन यही है, B2 को भी दे सकते हैं, 2 को, तीनों को 3 दे सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हमने ये बोला है कि भाई एक को 2 ऑब्जेक्ट देने, मतलब 3 ऑब्जेक्ट को ऐसे बांटना है कि 1-2 की ढेरी लगानी है और 1-1 की लगानी है। आपके घर में मान लीजिए कि 3 ऑब्जेक्ट है, या कोई भी सपोज 3 पेन है, अलग अलग आपको दिखते हैं, तो कितने तरीके से आप 2 और 1 में उसको डिवाइड कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कितने तरीके से आप उसको 2 और 1 में डिवाइड कर सकते हो। तो 2 और 1 में डिवाइड करने का जो तरीका है ना, वो ये 3 वेज है। ये समझ आया कि नहीं है? मतलब एक जगह 2 रख दिया, एक जगह 1 रख दिया, तो 2 और 1 में डिवाइड हो गया वो डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहे। डिवीजन आपको, आपके पास में 3 पेन है और उसको आपका डिवीजन करना है 2 और 1 में, 1-2 की ढेरी लगानी है और 1-1 की लगानी है। तो वो करने का तरीका मैंने मैनुअली करके दिखाया है, वैसे हम फॉर्मूले से करेंगे। तो मैनुअली उसके 3 वेज हो रहे हैं कि आप B1 B2 पेन को यहाँ रख दो, B3 को इधर, और ये, इसके अलावा भी कोई आपको दिख रहा है क्या? इसके अलावा भी आपको दिख रहा है क्या? ये अनइक्वल डिवीजन बता रहा हूं मैं आपको, अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन की बात ही कर रहे हैं। ये समझ आया क्या? 3 ऑब्जेक्ट है, उसकी ढेरी लगानी है, 1-2 की ढेरी लगानी है, 1 की लगानी है, तो इतने तरीके से हम 3 ऑब्जेक्ट में से 2 और 1 को बांट सकते हैं। मतलब बांटना नहीं, डिवाइड करना है। ये समझ आया? इतने तरीके से हम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 2 और 1 में डिवीजन करना है। तो
दो और एक डिवीजन आपको अगला बोलेगा ना भाई कैसे डिवाइड करना है, वो तो बताएगा ना कि इसको आप ऐसा करो कि दो ऑब्जेक्ट का एक अलग बना दो, एक ऑब्जेक्ट का एक अलग बना दो, इस तरीके से आपको दो पैकेट बनाने हैं। तो कितने तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप B1 B2 ले लीजिए, B3 को अलग कर दीजिए, B1 B3 ले लीजिए, B2 को अलग कर दीजिए, B2 B3 ले लीजिए, B1 को। तो ये समझ आया क्या कि इस तरीके से थ्री वेज में हम इसको कर सकते हैं, थ्री वेज ऑफ डिवीजन। आप सभी एक बार देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ बात हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक दो की ढेरी लगानी है और एक एक की लगानी है, सिंपल ही लग रहा है। ये समझ आ गया? हाँ भाई, हर्षिल समझ आया? तो इसको मैनुअली तो ऐसे करेंगे, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, सपोज 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और कोई आपसे कह रहा है कि एक 6 की ढेरी लगानी है, एक 4 की लगानी है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स को 6 और 4 में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो मैनुअली तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि 3 ऑब्जेक्ट में से कोई दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दो, दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और उसको अलग रख दो, फिर रिमेनिंग आपके पास में एक ही ऑब्जेक्ट बचा है, उसमें से एक सिलेक्ट कर लो। इसका तरीका ये है 3C2 इंटू 1C1, इसका आंसर भी 3 आता है, 3C2 का 3 आएगा, 1C1 3 वेज। ये एक ही बात है, आंसर इसका सेम ही आता है, 3 वेज ही आ रहा है ऐसे भी। ठीक है, चलो। तो इतने तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का तरीका बता रहा हूं कि डिवाइड ऐसे करते हैं, डिवीजन बता रहा हूं अभी, सिर्फ डिवीजन। जैसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन नहीं है, आपको लिखना है नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, कैन बी डिवाइडेड इन 3 अनइक्वल ग्रुप्स। अनइक्वल ग्रुप्स की बात कर रहे थे अपन, अनइक्वल डिवीजन की बात कर रहे थे, इन 3 अनइक्वल ग्रुप्स containing m, n, p objects, m, n, p objects, मतलब आपके पास में m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको 3 अनइक्वल ढेरी बनानी है, एक में m ऑब्जेक्ट्स, एक में n ऑब्जेक्ट्स और एक में p ऑब्जेक्ट्स। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वही वाला टोटल ऑब्जेक्ट्स में से पहले आप m सिलेक्ट कर लो, m सिलेक्ट करके एक ढेरी बना दो, फिर रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग ये बचे, इसमें से n सिलेक्ट कर लो, रिमेनिंग में से n सिलेक्ट करके उसका एक ढेरी बना दो, फिर रिमेनिंग p बचेंगे, उसमें से p ले लो। इसको आप चाहें तो सोल्व करके देख लेना, ये ऐसे होता है m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। तो हम तो यही वाला याद रखते हैं क्योंकि ये इजी रहता है, इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। वही है, 10 ऑब्जेक्ट में से आपको मान लीजिए कि एक 2 की ढेरी लगानी है, एक 4 की लगानी है, एक 6 की लगानी है, अनइक्वल होना चाहिए।
इसको सोल्व करके देख लीजिए, यही आएगा लास्ट में, ये बचेगा अपने पास में। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में यही बचेगा। मैं दिखा देता हूं आपको। m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस होगा n प्लस p फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, ये n प्लस p फैक्टोरियल है, p फैक्टोरियल, और ये p फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, यही होता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा सब, p फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा, यही आ रहा है। और इसी को हम आगे बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन 3 unequal groups containing m, n, p objects। तो वो ये डिवाइड करने का तरीका हो जाएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, और 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी को आपको 3 ढेरी बन गई। अब कितने तरीके से आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए एक ढेरी ए है, उसमें m ऑब्जेक्ट्स है, एक बी है, एक सी नाम की ढेरी है। ढेरी समझते हो क्या भाई, ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग आपने जो है 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। किसी को ये दे दो बी सी या फिर बी सी ए, वो तो पता ही है आपको 3 फैक्टोरियल, ए सी बी, बी ए सी, सी ए बी, इस तरीके से आपको यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल उन ढेरियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके इनटू 3 फैक्टोरियल। भाई 3 ढेरियां हैं, 3 लोगों में बांटना है तो 3 फैक्टोरियल वे में आप उसको बांट सकते हैं। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ अनइक्वल ग्रुप्स। ये कहानी समझ आई? समझा क्या? एक क्वेश्चन है, फाइंड
नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन बोल रहा हूं केवल, डिवीजन ऑफ 10 नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, of 10 non-identical objects. Find the number of ways of division of 10 non-identical objects in 4 unequal groups. Unequal है, 4 unequal groups. Division ही करना है. Containing 1, 2, इतना, containing 1, 2, 3, 4 objects. देख लेना टोटल 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट्स तो 10 है और बांट दिया 12 को। तो आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और अनइक्वल ग्रुप्स हैं, नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ग्रुप एक में एक ही होगा, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक में 3 होंगे और एक में 4 ऑब्जेक्ट होंगे। तो कितने तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। एक तरीके से आपके घर में मान लीजिए कोई 10 ऑब्जेक्ट है और 10 कलर के पेन है, तो आपको उनको इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक 4 की ढेरी लगानी है, एक 3 की लगानी है, 2 की और एक 1 की। तो ये वाला काम कितने तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाला काम कितने तरीके से कर सकते हैं, क्या आंसर होगा इसका? आपने लिखा है अपनी नोटबुक में, आसानी है ये तो, मैं कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज 1 में अपन ने ये वाले क्वेश्चन छोड़ रखे थे, तो आप रीअरेंजमेंट वाले, सम ऑफ द नंबर्स वाले और ये डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए सब निकाल करके। डिवीजन ही करवा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बोला ही नहीं है। डिवीजन ऐसे डायरेक्ट आंसर मत बताइए, वैसे कैसे करेंगे वही मुझे समझ आएगा। सभी लोग अपना आंसर लिखें, फॉर्मूला आपके पास में है। सर 12600। ठीक है, आप इसको अपन को डिवीजन करना है तो 10 में से कोई 4 ऑब्जेक्ट उठा लो, उठा के एक जगह रख दो कि ये लो साहब 4 की ढेरी लग गई। अब 10 में से 4 उठाने के तरीके 10C4 हो जाएंगे, फिर रिमेनिंग 6 बचेंगे, उसमें से 3 उठा लो, फिर 3 बचेंगे, उसमें से 2 उठा लो, फिर 1 बचेगा, उसमें से 1 उठा लो। इस काम को चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फर्स्ट वाला है। सेकंड में डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये कितना होगा? डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट among unequal groups, among unequal groups, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट among unequal groups। ये वाले का आंसर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट among unequal groups। तो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट है तो 4 ढेरियां लग चुकी हैं, 4 ढेरियां लगाने के तरीके ये हो जाएंगे। ठीक है ना, 4 जो है 4 ग्रुप्स हो गई है। इनको यदि बांटना है चारों में, 4 लोगों में, तो आप 4 फैक्टोरियल वे में इसको डिवाइड भी कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आंसर 10 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, तो फिर आंसर यही आएगा। ठीक है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट की बात करेंगे तो भाई उसको बांटना है आपको। ये 4 मान लीजिए आपने अलग अलग 4 कैरी बैग
बना लिए। एक कैरी बैग में 4 ऑब्जेक्ट है, एक में 3 ऑब्जेक्ट है, एक थैली में 2 ऑब्जेक्ट है और एक थैली में 1 ऑब्जेक्ट है। 10 ऑब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड कर लिया। तो ऐसे डिवाइड करने के तरीके हो जाएंगे ये, डिवाइड करने के तरीके। अब वो 4 थैलियां हैं, उनको 4 लोगों में बांटना है, तो उसका तरीका ये तो डिवाइड करने का तरीका, और इंटू 4 फैक्टोरियल में बांट भी सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो टोटल आंसर डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट का ये हो जाएगा, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट का ये आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया मुझे एक बार बताइए, यदि नहीं समझ आया हो तो। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। हाँ वीरा समझ आ गया? सचिन भाऊ, प्रीत, कृष्णा, हाँ सर आ गया। हाँ सर। आ गया। हाँ सर। कृष्णा भैया, यस सर। हाँ यस सर आ गया। सर। भरत भैया। सर अरे बाट जैसे लड्डू बांटोगे ना, तो लड्डू बांटने वाला काम तो क्या आइडेंटिकल डिवीजन वाला जो सेक्शन करेंगे ना उसमें आएगा वो तो, क्योंकि लड्डू एक जैसे दिखेंगे, वो आइडेंटिकल में करेंगे। अभी अपन नॉन आइडेंटिकल कर रहे हैं। आपको चॉकलेट्स बांटनी है तो वो तो आइडेंटिकल हो गई चॉकलेट्स, तो वहां पे हम वो दूसरा सेक्शन है। अभी हम कर रहे हैं नॉन आइडेंटिकल वाला। नॉन आइडेंटिकल काम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे है सेकंड, इसमें करेंगे इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का तो काम वही है, बस जितनों में बांटना है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना। तो इक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिवीजन का मतलब वही है कि मान लीजिए कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2-2 की 5 ढेरी लगानी है, तो इक्वल डिवीजन हो गया। इक्वल डिवीजन का मतलब वही हो गया। तो इसमें मैं लिखा देता हूँ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ ways of division, number of ways of division of mn objects, mn objects, m into n objects, mn objects, m into n objects in m groups, in m groups, so that each group will contain n objects, मतलब n ऑब्जेक्ट्स m ग्रुप्स है, हर एक ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स है, तो mn हो गया ना टोटल, mn हो गया ना टोटल, ठीक है ना, mn हो गया टोटल। m ग्रुप्स में बांटना है और ऑब्जेक्ट्स, हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, n ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो फॉर्मूला तो वही है, टोटल ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाई, पहले ग्रुप में भी n ऑब्जेक्ट्स है तो n फैक्टोरियल, दूसरे में भी n ऑब्जेक्ट्स है तो n फैक्टोरियल, तीसरे में भी n ऑब्जेक्ट्स है तो n फैक्टोरियल। कितनी टाइम्स होगा ये, m टाइम्स होगा। और जितने इक्वल ग्रुप्स में, जितने ग्रुप्स में आपको बांटना है उससे डिवाइड करते हैं। यदि आपने m ग्रुप्स में बांटा है तो m फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो mn फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल के पावर m इंटू m फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वल ग्रुप्स में जितने इक्वल ग्रुप्स में जितना डिवीजन होता है, m ग्रुप्स बनाए हैं ना, तो m फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। m फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करेंगे, जैसे 4 ऑब्जेक्ट है और 2-2 की 2 ढेरी लगानी है, तो आपके हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। आप बोलोगे सर आंसर यही होना चाहिए, 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, 2-2 ऑब्जेक्ट की ढेरी लगानी है। इक्वल डिवीजन हो गया ना, ये इक्वल हो गया, 2-2 ऑब्जेक्ट की ढेरी लगानी है, आंसर ये होना चाहिए। अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अपॉन 2 टू जा 4, 6, मतलब 6 वेज में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। 6 वेज में, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 4 फैक्टोरियल, इक्वल डिवीजन कर रहे हैं, 2-2 की 2 ढेरी लगा रहे हैं, 2 और 2, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 6 वेज होने चाहिए, बट 6 वेज होंगे नहीं। देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इक्वल डिवीजन में रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे एक जगह आपने
B1 B2 दे दिया, एक जगह B3 B4 दे दिया, बांट के देख लो, ढेरी लगा के देख लो, ये तो मैनुअली कर सकते हैं। फिर बाद में एक जगह B1 B3 और ये B2 B4, फिर B2 B3 B1 B4, इसके बाद में रिपीट होने लग जाएगा। आप चाहे तो करके देख लीजिए, 6 बनेंगे ही नहीं, आप 6 बना के देख लीजिए, फिर वो दोनों ढेरी एक ही जैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब जितने ग्रुप है ना, जैसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया है तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करो, मेरा ये कहना है। आंसर जो है ना वो उतना नहीं आ रहा है, 6 आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर आएगा, 2 ग्रुप में बांटा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करो, तो आंसर आएगा 24। 2 ग्रुप में बांटा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, जितने ग्रुप है उतने फैक्टोरियल से, कितने ग्रुप है 2 ग्रुप्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो आंसर 3 आएगा। 24/8, 6 नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बाद में फिर रिपीट होने लग जाएगा। आप करके देख लीजिए, इसके बाद में आप करके देख लीजिए, टोटल 6 वेज नहीं आएंगे, तो जितने ग्रुप से उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। ये वाली बात समझ में आई? इक्वल डिवीजन में आपको जितने ग्रुप्स में बांटोगे उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। m ग्रुप्स में डिवाइड किया, m ग्रुप्स बनाने हैं तो m फैक्टोरियल से, 2 ग्रुप्स बनाने हैं तो 2 फैक्टोरियल से, हर एक ग्रुप में 2 एलिमेंट्स है तो 2 फैक्टोरियल, हर एक ग्रुप्स में n एलिमेंट्स है तो n फैक्टोरियल m टाइम्स। समझा? हाँ सर। क्योंकि इसमें आप एक बार, अपनी नोटबुक है आपके पास में, इसके बाद में करेंगे तो सेम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे B1 लेता हूँ, अब B1 के साथ B3 ले चुका हूं तो मैं B1 के साथ B2 ले लेता हूं, तो B3 B4 यहाँ आएगा। अच्छा सॉरी, B1 के साथ में मैं B2 भी ले चुका हूँ, B3 भी ले चुका हूँ, B4 नहीं लिया, तो B4 ले लिया तो फिर B2 B3 इधर आएगा। तो ये और ये सेम ही तो हो गई। अरे वही तो 2 डेरी लग गई ना, एक डेरी में B1 B4 है, एक डेरी में B2 B3 है, यहाँ भी एक डेरी में B1 B4 है, एक डेरी में B2 B3 है, दोनों डेरियां सेम ही तो हो गई, तो ये और ये रिपीट हो गया। तो इक्वल डिवीजन में आपको जितने ग्रुप्स होते हैं ना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो ही राइट आंसर आएगा। पहले वाले फॉर्मूले से करोगे तो आंसर गलत आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये रिपीट होने लग जाएंगी डेरियां, वापस जो है 3 ही डेरी होंगी, 6 नहीं होगा। पहले वाले फॉर्मूले से तो 6 आएगा, 6 आंसर आएगा, लेकिन 6 नहीं है, 3 है। ये रिमेनिंग जो 3 है ना वो रिपीट होने लग जाएंगे। अच्छा, इसमें बी आएगा डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट तो क्या है, m ग्रुप्स को आप m फैक्टोरियल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। भाई डिवाइड का तो ये है ही ना, डिस्ट्रीब्यूट कोई नई कहानी नहीं है। n फैक्टोरियल के पावर m इंटू m फैक्टोरियल, m वेज में ही तो आप m डेरीज को m फैक्टोरियल वे में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा mn फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल के पावर m। ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप n डेरियो को m डेरिया को m फैक्टोरियल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, ये आप मुझे बोल के बताना, इन हाउ मेनी वेज can be distributed
among 3 students equally, इसका आंसर कोई बताएगा मेरे को? इन हाउ मेनी वेज 12 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वही ना, डिवाइड करके ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। अमंग 3 स्टूडेंट इक्वली, बोल के बताइए क्या आंसर होगा। 3 स्टूडेंट में बांटना है भाई इक्वली, तो हर एक को 4-4 मिलेगी, 4-4 बुक्स मिलेगी सबको, इक्वल डिवीजन है। हाँ सर। क्या आंसर होगा? 12 फैक्टोरियल बाय टोटल ऑब्जेक्ट्स 12 फैक्टोरियल बाय, पहले ढेरी में कितने एलिमेंट्स, पहले ग्रुप में 4 4, 4 फैक्टोरियल, इक्वली रेज़ टू बांटना 3। है, दूसरे ग्रुप में 4, तीसरे में 4, यही वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इक्वल डिवीजन है तो फिर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके भी 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन हो गया, ये समझा? तो आंसर हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब। ये समझ में आई? इक्वल डिवीजन करना है, 4 4 4, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इक्वल डिवीजन है 3 का, तो फिर 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। 4 फैक्टोरियल इसलिए किया मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो डेरियां लगा तो दी। ये तो तरीका है आपको 4-4 बुक्स की कैसे डेरियां लगा सकते हैं, 3 डेरी लगानी है 4-4 बुक्स की, तो 4-4 बुक्स की 3 डेरी लगाने का तरीका ये हो गया। अब उनको बांटना है, मान लो 3 आपने थैली में डाल ली 4-4 बुक्स, वो जो 3 थैली बनाने का जो तरीका है 4-4 बुक्स का, वो इतना है। अब 3 स्टूडेंट में बांटना है तो वो 3 फैक्टोरियल में बांट सकते हैं। अच्छा 4 फैक्टोरियल क्यों किया? तो वो तो जितने एलिमेंट्स होते हैं हर ग्रुप में उतने फैक्टोरियल से तो करती है डिवाइड। ये देखो यहाँ पे n इसमें लिखवाया था मैंने कि ईच ग्रुप विल कंटेन n एलिमेंट्स, तो n फैक्टोरियल n ग्रुप्स हैं, हर एक में n एलिमेंट्स होंगे, तो जितने एलिमेंट्स होंगे ग्रुप में उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं ना। m ग्रुप्स से तो n फैक्टोरियल इंटू n, यहाँ पे देखो 3 ग्रुप्स होंगे तो 3 क्यूब, यहाँ पे m ग्रुप्स है तो m क्यूब, और आइडेंटिकल में उतने से डिवाइड करते हैं तो m फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इंटू 3 फैक्टोरियल 3 लोगों में। समझ में आ गई कहानी? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।